everyone. So, beginning this session with another set of questions for you. Here we will practice MCQ questions for your UGC NET exam. Again, this is your Unit 4. I hope you are covering your all syllabus with me. Unit 4 को अगर आपको डिटेल में टॉपिक वाइज समझना है UGC NET के syllabus के अकॉर्डिंग, on the top I'll provide you link of Unit 4. Go and watch it out. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशन्स महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपये में आप ये सभी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर। तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। So starting with the very first question, as you can see on the screen, the cost of capital from all the sources of funds is gold. जितनी भी आपने कैपिटल इकट्ठी करी है और उस पर जो कॉस्ट होती है, मीन्स इंटरेस्ट देना है या आपको डिविडेंड्स पे करने हैं, तो ये सब जो वी कैन से कॉस्ट है, ऑल द सोर्सेज ऑफ द फंड्स इज गोल्ड। इन कॉस्ट को हम इकट्ठा करके क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, कॉम्पोजिट कॉस्ट और सिंपल एवरेज कॉस्ट। सो सबको मिलाकर कॉम्पोजिट कॉस्ट बोली जाती है, द कॉस्ट दैट इज बियर्ड बाय द बिजनेसमैन फॉर ऑल द सोर्सेज ऑफ फंड्स ही इज going to use in his business. Coming to next question, the total return on a security, कोई security जो आपने ली है उस पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, इज इक्वल टू विच फॉर्मूला? देयर आर 4 ऑप्शंस। तो आपको अगर परफेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप विदाउट रीडिंग आप देखेंगे कि कहाँ पर वो फॉर्मूला, और उसको आप टिक कर दोगे। सो द वेरी फर्स्ट इज करेक्ट, पीरियोडिक कैश रिसीट्स जो आपको मिलेंगी प्लस कैपिटल गेन कितना हो रहा है अपॉन परचेज प्राइस, आपने कितने में उसको परचेज किया था, है ना, ताकि एक आपको रेशो मिले और वही आपका टोटल रिटर्न होगा। सो वी विल गो विद ऑप्शन 1। देन नेक्स्ट, match the items. For match you have to first step look at all the items given in list 1, then look at the items given in list 2। जो आपको सबसे ज़्यादा इजी लग रहा है और जिसके बारे में आप श्योर हो, पहले वो ऑप्शन देख लो और उस ऑप्शन को आप अपना कोड्स में मैच करके देखो। तो सबसे पहले हम सारे लिस्ट 1 के आइटम्स रीड करते हैं। डेट सिक्योरिटीज दी गई हैं, कंपनी इशूइंग सच बॉन्ड्स एक्सपीरियंसेस लेस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अगर कंपनी इस तरीके के बॉन्ड इशू करती है तो उनको क्या मिलता है? लेस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है। थर्ड, कूपन रेट कोटेड एज अ मार्कअप ऑन गिवन रेट। ऐसे बॉन्ड्स पर कूपन रेट जो दिया होता है वो गिवन मार्कअप ऑफ ऑन द गिवन रेट होता है। सो लेट्स सी किसके साथ सबसे बेस्ट लिस्ट 2 का आइटम मैच होता है। तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स विद द एक्सप्लिसिट इंटरेस्ट रेट, जीरो कूपन बॉन्ड्स और इनकम बॉन्ड्स। सो हमारे साथ हम सबसे पहले देखेंगे डेट सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड जो होती हैं वो एक तरीके की डेट सिक्योरिटीज होती हैं जिस पर डेट देना होता है। तो ए का 2 होगा। लेट्स सी, ए का 2 आपको सी में दिया गया है, तो रेस्ट जो ऑप्शन है वो इससे मैच करेंगी ही करेंगी। कोड 2 आपका कोड सी के साथ आपका ऑप्शन करेक्ट है। देन नेक्स्ट वी हैव हियर, in case the projects are divisible under capital rationing and appropriate project appraisal method क्या होता है? जब आप प्रोजेक्ट को डिविजिबल करते हो अंडर कैपिटल, कितनी कैपिटल कितनी लगी, तो प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड कौन सा यूज होगा? दिस इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। कितना आपको प्रॉफिट किससे है, तो प्रोजेक्ट के केस में वी यूज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। नेक्स्ट, assertion is given to you, weighted average cost of capital should be used as a hurdle rate for accepting or rejecting the capital budgeting proposal। जब आप कोई भी एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल क्या होगी। ये आपको असर्शन दिया है, इसका रीजन क्या है? इट इज बिकॉज बाय फाइनेंसिंग इन द प्रोपोर्शन स्पेसिफाइड एंड एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट yielding more than weighted average required return, the firm is able to increase the market price of its stocks। तो रीजन मेरे को जहां तक लग रहा है करेक्ट गिवन है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द कोड्स गिवन टू यू। सो हमें जो कोड्स बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको
बताना होगा विच वन इज द करेक्ट. सो बोथ ए एंड आर ट्रू हेयर. हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, बोथ ए एंड आर ट्रू. नेक्स्ट, डेट फाइनेंसिंग इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस. डेट जो हम इकट्ठा करते हैं डेट के फॉर्म में अपनी कैपिटल, वो सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है. क्यों है? हम इसका अगर रीजन देखें वाई, बिकॉज डेट फाइनेंसिंग या डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर हमें टैक्स डिडक्शन मिल जाती है. ये आप सबको पता है, इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्शन है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर. देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू द कैपिटल स्ट्रक्चर. रेस्ट ऑल, अगर आपको अपने कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है तो इस अप्रोच को हम यूज़ कर सकते हैं. तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हम यूज़ करते हैं, नेट इनकम अप्रोच हम यूज़ करते हैं, मॉडिगिलानी एंड मिलर अप्रोच M&M अप्रोच भी हम यूज़ करते हैं. ये अप्रोच हम यूज़ नहीं करते, दैट इज ग्रोस प्रॉफिट अप्रोच. दिस इज नॉट यूज्ड. सो योर आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ड ऑन द, जो प्रेजेंट वैल्यू हर चीज़ की हम निकालते हैं वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंट. हम डिस्काउंट के बाद अपनी प्रेजेंट वैल्यू को निकालते हैं. Coming to question 4, mutually exclusive projects can be more accurately ranked as per. जो projects एक दूसरे से related नहीं है, they are mutually exclusive to each other, they can be more accurately ranked as per which method we can rank them? They are ranked at per net present value method. ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड दोनों प्रोजेक्ट्स की क्या है और उसके बेसिस पर आप उनको रैंक करोगे कि कौन सा प्रोजेक्ट इज बेटर देन द अदर वन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉइंग द फाइनेंशियल लीवरेज. फाइनेंशियल लीवरेज जो हम यूज करते हैं इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इज मैग्नीफाई द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल. ओके, मैग्नीफाई द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल पर हम कितना रिटर्न और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, यही फाइनेंशियल लीवरेज का ऑब्जेक्टिव है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है इट डिक्लाइंस व्हेन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेस. जितना हम फाइनेंशियल मींस लीवरेज का मतलब होता है फाइनेंशियल लीवरेज हैविंग वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल इन आवर फंड्स. तो कितनी तरीके की कैपिटल में हमने वैरायटी करी है उससे कॉस्ट डिडक्ट होती है. ये अप्रोच या ये जो परफेक्ट लाइन थी ये हमें किसने दी थी? दिस लाइन वॉज सजेस्टेड बाय एज पर नेट इनकम अप्रोच. नेट इनकम अप्रोच इस पर्टिकुलर लाइन को फॉलो करती है और ये ट्रू है. Then next question 7th, the presence of fixed cost in the total cost structure. बहुत easy है, fixed cost को हम क्या नाम देते हैं? This is operating leverage. ये हमने question पहले भी किया है if you remember in the very last session. Those who have not watched last session भी आपका cost of capital topic पर ही हमने किया था, उसको भी आप जाइए देखिए. On the top I am providing the link of the very last session. Coming to the next question, statement 1, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कॉम्पोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स. जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है इट रेफर्स टू द कॉम्पोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स. क्या ऐसा ये ट्रू है? स्टेटमेंट 2 हमें गिवन है, इट इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, डिबेंचर, ऑल डेट्स एंड रिजर्व. स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल करेक्ट है. इसमें हमें सारी तरीके की स्टेटमेंट्स हमें वैरायटी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं वो बता दिए हैं, फंड्स हम कहाँ कहाँ से इकट्ठा करते हैं. स्टेटमेंट 2 ये कह रही है कि ये सिर्फ लॉन्ग टर्म जो वीकेंड से लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं वही होते हैं. तो क्या ये ट्रू है? वी विल गो विद स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ऑल राइट, सो ऑप्शन सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर एनालाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. एक फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है उसके लिए सबसे बेस्ट है ये मेथड यूज करना, रेशो एनालिसिस. रेशो एनालिसिस जो होते हैं वो कैपिटल स्ट्रक्चर को हमें एनालाइज करने में हेल्प करती हैं, क्या बेटर है, किससे कितना ज़्यादा है, ये सब चीज़ें. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन हमें गिवन है, प्राइम मोटिव एक कंपनी का होता है कि वो फाइनेंशियल लीवरेज यूज़ करे ताकि शेयर होल्डर्स को उनका रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले. तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट थिंग है, लीवरेज से हमें ये पता चलता है. देन रीज़न हम रीड करते हैं, टू मैग्नीफाई शेयर होल्डर्स रिटर्न fixed charges funds can be obtained at a cost higher than the firm's rate of return on net assets. क्या ये सही है? हमें जो फंड्स है वो कॉस्ट उस कॉस्ट अपने एसेट्स की कॉस्ट से ज़्यादा हायर अमाउंट में उठाने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं. सो वी विल गो विद ऑप्शन ए, बी. कोड ए इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट. Moving ahead, the degree of financial leverage reflects the responsiveness of. Financial leverage हमारी
कंपनी में, हमारी फर्म में कितनी डिग्री पर है, ये हमारा क्या दिखाता है या दर्शाता है? इट शोज अर्निंग पर शेयर टू चेंज इन एबिट, अर्निंग बिफोर इन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. Sorry. Next, the overall capitalization rate and the cost of debt remain constant for all degrees of financial leverage. हमेशा कैपिटलाइजेशन रेट और कॉस्ट ऑफ डेट एक जैसा ही रहता है, कांस्टेंट रहता है. ये हमें अप्रोच किसके द्वारा पता लगी थी, कौन सी अप्रोच से पता लगा था? सो इट वाज गिवन इन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. करेक्ट, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज सुटेबली एट्रीब्यूटेड टू द स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट को ये परफेक्ट बताती हैं कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं दे शुड एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, उनको उनकी इन्वेस्टमेंट पर फेयर रिटर्न मिलना चाहिए. सो एक तो प्रॉफिट जितना बढ़ेगा, सेकंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न दे. सो ऑप्शन 1 and 2 इट्स गिवन इन दिस सी पार्ट. We will go with C. Then next, the optimum capital structure. एक बिजनेस का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए इज प्लान्ड एज पर कंसीडरेशंस ऑफ, क्या क्या सोचकर होना चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी, कंपनी की सॉल्वेंसी क्या रहेगी, एंड कंट्रोल क्या रहेगा. सो वी विल गो विद 1, 2 and 4. मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स का कोई यहाँ पर रोल नहीं है. सो 1 to 4 वी विल गो विद ऑप्शन ए. नेक्स्ट, द मार्केट कैपिटल स्ट्रक्चर इम्प्लाइज, सॉरी, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि कंपनी में शेयर कैपिटल कितनी है, उसके रिजर्व्स खुद के कितने हैं, और उसमें लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हैं. ओके, लॉन्ग टर्म डेट्स भी आते हैं, शेयर कैपिटल भी, रिजर्व्स भी. वी विल गो विद हियर ऑप्शन ए. सो मे बी द क्वेश्चन दैट वी डिड हियर, this statement 1, 8th question. Let's have a look. Here, capital structure refers to the composition of long-term funds. Yes, that's true. Statement 1 is correct. And इसमें आपके reserves हैं, तो दोनों ही statements में से correct होनी चाहिए. Option A के साथ हम यहाँ जाएंगे, C नहीं, option A. Both the statements given are correct. All right. तो I hope you now understood it better. अहेड, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ अ फर्म. देखिए, लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज 3 दी गई है, फाइनेंशियल लीवरेज 2 दी गई है कंपनी की. थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है. अगर सेल जो है वो 6% से इंक्रीज करती हैं, देन अर्निंग बिफोर टैक्स विल राइज बाय 36%. आप ये अगर फॉर्मूला में डालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. डोंट गेट कंफ्यूज, सारे फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चंस आएंगे. नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ सुपर लीवरेज वुड बी कैलकुलेटेड बाय, अगर आपको सुपर लीवरेज कैलकुलेट करना है तो किससे कैलकुलेट करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग DOL एंड DFL. दिस DOL आपको दी गई है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सुपर लीवरेज मिल जाएगी. देन कंबाइंड लीवरेज इज कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेटेड होती है? अगर आपको कंबाइंड लीवरेज निकालनी है, वही चीज मल्टीप्लाइंग ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज. ये आपको सुपर लीवरेज दिखाती है. अगेन सी ऑप्शन. देन अ फर्म विद हाई ऑपरेटिंग लीवरेज, एक फर्म का हाई ऑपरेटिंग लीवरेज है तो वो क्या दर्शाता है कि उस फर्म के पास हाई फिक्स्ड कॉस्ट है जो उसको पे करनी है. ऑप्शन सी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, मैच करना है लिस्ट 1 के आइटम्स को लिस्ट 2 के साथ. तो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. हमें फॉर्मूलाज दिए गए हैं और इधर लीवरेज बताई गई है. सो contribution upon earning before interest and taxes, contribution upon EBIT. तो ये विदाउट वेस्टिंग टाइम ए का हमारा मैच क्या होगा? दैट इज योर ए मैचेस विद सुपर लीवरेज. देन नेक्स्ट इज EBIT upon EBT. This is your operating leverage. Contribution upon EBIT, this is your financial leverage. So all the options are given in code A. We will go with code A here. Next, that personal leverage can replace corporate leverage is assumed by. किसने ये लाइन दी थी? This was given by MM model, Miller and Modigliani model. According to which of the following the firm's market value is not affected by capital structure? से उस मार्केट की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता. मार्केट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हमें किसने दी थी? दिस वाज अगेन MM hypothesis. Then which of the following factor is not directly responsible for slowing down the growth of infrastructure?
ओके इस पर्टिकुलर फैक्टर से जो ग्रोथ ऑफ हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज नॉट अफेक्टेड. सो लेट्स रीड ऑल दीज. हाई लेवल ऑफ परसीव्ड पॉलिटिकल रिस्क, इससे होगा. संक कोस्ट से होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम एंड कोस्ट ओवररन, इससे तो होगा ही होगा. इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन इन ऑल सेक्टर्स, नो इट डजेंट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. कॉम्पिटिशन से इफेक्ट नहीं होगा. ऑप्शन डी इज ओड वन आउट. Then, which of the following formulae is related to operating leverage? अभी हमने जस्ट किया है ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होगा. दिस, अगर हम ऑपरेटिंग लीवरेज के फॉर्मूला निकाले, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, करेक्ट. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन ही होता है. एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, करेक्ट. परसेंटेज चेंज इन एबिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ऑल आर करेक्ट. ऑल ऑफ द अबव. वी विल गो विद ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. Then next, combined leverage can be used to measure the relationship between. जब हम combined leverage निकालते हैं तो इसका मतलब we are calculating the relationship between sales and earning per share. एक कंपनी की सेल्स क्या हुई है और शेयर होल्डर्स को कितनी अर्निंग मिल रही है. Then capital structure and leverage decisions जो होते हैं, they come in the ambit of, they come in the scope of which? Scope of financing decisions. These are financing decisions. The traditional approach towards the valuation of company assumes that, क्या assume करके चलती है? That overall capitalization rate holds constant with change of financial leverage. Yes. There is optimum capital structure, ये भी हम मान के चलते हैं. Total risk is not altered by change in the capital structure. Yes, all assumptions we carry. So all of the above. Option D is here correct. Then next, the formula used to measure the degree of operating leverage. Again वही क्वेश्चन आ गया. कौन सा फॉर्मूला आएगा हमारा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. ऑल राइट. देन हमारे पास सेल्स है एक फर्म की 74 लाख. द वेरिएबल कॉस्ट आर 40 लाख. ओके. फिक्स्ड कॉस्ट हमें दी गई हैं 8 लाख. द ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ द फर्म, फर्म का ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा? सो अगेन हम क्या करेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा और नीचे फिक्स्ड कॉस्ट से आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कर लेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा दिस वुड बी योर ऑप्शन सी, 1.31. देन फाइनेंशियल लीवरेज इन अ फर्म इज पॉजिटिवली अफेक्टेड बाय विच? एक फाइनेंशियल लीवरेज कंपनी का किस चीज़ से ज़्यादा अफेक्ट करता है? बाय द इंटेंसिटी ऑफ टेंजिबल एसेट्स, कितने हैं. फाइनेंशियल लीवरेज इज मेजर्ड बाय, अब फाइनेंशियल लीवरेज, अब ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्सेस. तो सिर्फ इंटरेस्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं फॉर्मूला में. देन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन व्हाट विल बी द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के लिए आपको सारी चीज़ें दी गई हैं. कैपिटल आउटले, फाइनेंसिंग प्लान्स, इक्विटी 10 पर शेयर है, डेट इक्विटी रेशो आपको दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% एंड कॉर्पोरेट रेट टैक्स भी दिया गया है. जब आप सारी वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे तो जो आपको यहाँ पर वैल्यू सबसे करेक्ट आएगी दैट इज़ ₹10,80,000. कैलकुलेट कीजिएगा. फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है. यूनिट 4 में सारे मैंने फॉर्मूलाज आपके साथ करवाए हैं. सो विद दिस वी wind up this session. We'll meet you in another one. Then we will carry forward this with question number 33. So till then, keep watching, keep sharing. Have a nice day. Thank you.